हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सहजपाल एक बार फिर आपके सामने हूँ। तो हमने ग्रामर पार्ट 1 में मैंने आपको अल्फ़ाबेट, वोवल, कॉन्सोनेंट और नाउन की कैटेगरीज बताई थी और बताया था कि ए और एन जो है वो नंबर्स के लिए लगाया जाता है और दूसरी वजह उनकी है किसी को इंट्रोड्यूस करना। किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम ए और एन यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये बताया था कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते जब तक उनमें ह्यूमन एफर्ट्स ऐड ना हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको पिछले लेसन में बताई थी। अब ग्रामर पार्ट 2 में हमारा एक तो आर्टिकल का लास्ट जो है दी वो रहता है। ग्रामर पार्ट 2 में हम बात करेंगे दी। पहली बात तो इसके दो साउंड हैं, दा, दी और तीसरा भी है जिसे हम द कहते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दा ठीक है, दी ठीक है या द ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप स्पीकिंग करते हैं तो स्पीकिंग करते हुए दा जो है और द जो है इनको यूज कीजिए। द थिंग इज दैट और द थिंग इज दैट, और द मेन फोकस और द फोकस, द मेन फोकस। दी जो है ये राइटिंग, अगर आपके सामने कोई हो और बोले कि राइटिंग पढ़ के सुनाओ तो उसमें अगर दी आता है तो उसको हम प्रोनाउंसिएट दी करेंगे, दा या द नहीं करेंगे। तो स्पीकिंग में या तो द बोलिए या दा बोलिए, दी मत बोलिए स्पीकिंग। तो ये है इसका। और उसके बाद इसके यूज की बात आती है। तो अगर हम इसको यूज करने आए हैं हमने, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी ये है, which things are one in cosmos। ब्रह्मांड में जो चीजें एक हैं उनके आगे हम द यूज करते हैं। द मून, द सन, द अर्थ एटसेट्रा। और उसके बाद जो हमारा प्लेनेट है धरती, उस पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है, विच आर वन एंड नोन ऑन द अर्थ, जो धरती पर एक है और इंपॉर्टेंट है। द हिमालयस, द कुरान, द बाइबल, द गेजेस एटसेट्रा। तीसरा, which things are important for us or we want to make them important।
जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं या हम जिनको इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप थ्रस्टी क्रो की कहानी ले लीजिए, तो थ्रस्टी क्रो की कहानी की पहली लाइन क्या आती है? वंस देयर वॉज ए क्रो। हाँ, तो वंस देयर वॉज अ क्रो, तो यहां पर क्रो को इंट्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट टाइम में। उसके बाद सारी कहानी में कहीं भी अ क्रो नहीं आएगा। अगर आप कहेंगे वंस देयर वाज अ क्रो, ए क्रो वाज थ्रस्टी, तो इसका मीन्स वंस देयर वाज ए क्रो जो है वो एक और कौवा है, और जो प्यासा है वो कोई और कौवा है। अगर दोबारा आपने ए से सेंटेंस स्टार्ट किया तो हमें दोबारा ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना। उसके बाद जब हमने एक बार उसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। अब वो इंपॉर्टेंट है तो सारी स्टोरी में उसके आगे द लगेगा। द क्रो वाज थ्रस्टी। नेक्स्ट लाइन, द क्रो फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर। तो आप जितने बार बोलेंगे हमेशा द क्रो बोलेंगे। तो जिन चीजों को हम इंपॉर्टेंट बनाना चाहें या हमारी नजर में इंपॉर्टेंट हो उनके आगे दी लगेगा। जो चीजें धरती पर एक है और इंपॉर्टेंट है उनके आगे दी लगेगा, और जो चीजें कॉस्मोस में एक हैं उनके आगे दी लगेगा। पहले तो दी के ये 3 यूज हो गए हमारे लिए। उसके बाद जो 4th पॉइंट है वो है when we use two names for a single person। एक इंसान के लिए आप 2 नाम यूज करते हैं तो then second name will start with दी। तो दूसरा नाम दी के साथ स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर नरेंद्र नरेंद्र डी मोदी, कॉमा द PM ऑफ इंडिया। तो सेकेंड टाइम में द PM ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमने नरेंद्र दामोदर मोदी के लिए दूसरा नाम यूज किया। तो दूसरा नाम डी से शुरू, सरदार भगत सिंह, कॉमा द ग्रेटेस्ट पैट्रियट, महान देशभक्त। उसके बारे में आप जो भी लिखना चाहें वो इसके आगे ऐड हो जाए। लेकिन जो सेकंड नेम है वो हमने स्टार्ट किया दी से। तो अगर एक आदमी के लिए 2 नाम यूज होते हैं साइमल्टेनियसली एक के बाद एक, तो इन कंडीशंस में हम दूसरे नाम के आगे हमेशा दी लगाएं। तो ये चीज यहां पर, ये आपका दी का यूज हो गया। तो ये आपके बेसिक आर्टिकल्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट हम यहां पर खत्म करेंगे। और इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सेंटेंसेस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईएलटीएस में, स्पोकन इंग्लिश में। तो आप ये समझ लीजिए कि सेंटेंसेस जो है वो मेन 4 पिलर्स पर खड़े हैं।
4 पिलर सबसे पहले आपके लिए समझने जरूरी है। पहला पिलर जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस। अब यहां पर सोचने वाली जो बात है, जो बताने वाली है, वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री के जो स्पेलिंग है वो है COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर कोई आपकी प्रेस करता है कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे और यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे, तो हम कहते हैं थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो वो कॉम्प्लीमेंट है जो उसके स्पेलिंग अलग है, वो है COMPLIMENT। एल के बाद आई आता है, लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट में एल के बाद ई आता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है जो, इसका मतलब है पूरक। पूरक मतलब जो चीज को पूरा करे। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेंस है, हम 3 एजेस में काम करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो 3 एजेस हमारे पास हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अगर हमने किसी को कॉम्प्लीमेंट करना हो प्रेजेंट में, तो हम यूज करेंगे इज, एम, आर। पास्ट में करना हो तो हम करेंगे वाज, वर। फ्यूचर में करना हो तो हम करेंगे विल, बी, शैल बी। ये चीज ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ पोजेशनल में हैज, हैव और है। और वर्किंग अगर आ गई तो टू बी, जिसे हम कहते हैं टेंसेस। टेंसेस में डू हमारे पास है, डज है और डिड है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे 3 में, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पे। उसके बाद हम बात सबसे पहले इनकी कर रहे हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस रहेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, या आप ज्यादातर लोगों से अगर पूछेंगे ना कि सर इज, एम, आर, वाज, वर ये क्या है, तो वो कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है, ये यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इसमें एक मैथमेटिक्स की तरह फॉर्मूला काम करता है, जिसे हम कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा इज इक्वल टू होगा कॉम्प्लीमेंट के, मतलब दोनों एक ही होंगे। आपने एग्जांपल के तौर पर सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आई एम टीचर। तो मैंने आपको पहले भी ये बात शायद कही है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं, कि जो स्टूडेंट सेंटेंस को तोड़ना जानता है लिखे हुए को पूरी तरह, वो कुछ भी कर सकता है इंग्लिश में। तो आप तोड़ना सीखिए। तो आई सब्जेक्ट, एम ऑक्सिलरी वर्ब, टीचर कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस में क्या हो रहा है, आई को कॉम्प्लीमेंट किया गया है,
प्रेजेंट में कॉम्प्लीमेंट हुआ है और कॉम्प्लीमेंट क्या है? टीचर। मैंने आपको कहा सब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई कौन है? टीचर। और टीचर कौन है? आई। आई कौन है? टीचर। टीचर कौन है? आई। दोनों एक ही हैं, तो ये हमेशा एक ही होंगे। और लास्ट में आप मोस्टली बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनसे, इवन के मैंने बड़ों से भी, टीचर से भी सुना है कि वो लास्ट वाले को हमेशा ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट दिया गया है आई सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया गया है और कॉम्प्लीमेंट किया गया है टीचर। ये प्रेजेंट में है, ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे पास्ट और फ्यूचर एग्जाम्पल। I was good player, मैं अच्छा खिलाड़ी था। फिर तोड़ देंगे हम सेंटेंस को। I सब्जेक्ट, was ऑक्सिलरी वर्ब, गुड प्लेयर कॉम्प्लीमेंट। I को कॉम्प्लीमेंट किया गया है, पास्ट में कॉम्प्लीमेंट किया गया है, गुड प्लेयर कॉम्प्लीमेंट है, तो I कौन था? गुड प्लेयर। गुड प्लेयर कौन था? I। दोनों एक हैं, तो इससे हमें पता चल गया कि लास्ट वाला जो हमारे पास वर्ड है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, ये इसको हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी ये कंप्लीट आप इसको कॉम्प्लीमेंट समझ के चलिए। दे विल बी रिच, वो अमीर होंगे, तो फिर तोड़िए। दे सब्जेक्ट, will be auxiliary verb, rich complement। ऐसे ये मॉडल ऑक्सिलरी में आ जाता है, लेकिन बी साथ में हमने लगाया हुआ है तो इसको ऑक्सिलरी में रखा हुआ है। दे विल बी रिच, तो दे क्या होंगे? रिच। और रिच कौन होगा? दे। दोनों एक हैं, तो दे को कॉम्प्लीमेंट किया गया है, फ्यूचर में किया गया है, और कॉम्प्लीमेंट है रिच। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के आपने अब तक पता नहीं कितने सेंटेंस लिखे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपने ये पहली बार सुने हैं, या ये सिंपल सेंटेंस है, बहुत सिंपल है, लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि आर्ट्स में ये आपके लिए यूजलेस है, नहीं। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस बहुत अच्छे लेवल पे भी लिखे जा सकते हैं, जैसे किसी का भी नाम हम ले सकते हैं। आर डेविड was an iconoclast person as far as my knowledge is concerned। डेविड, आर डेविड एक आइकोनोक्लास्ट का मतलब जो दूसरों से अलग हो, ऑर्थोडॉक्स ना हो। ऑर्थोडॉक्स हम बोलते हैं लकीर के फकीर को। इसका उल्टा है आइकोनोक्लास्ट। ऑर्थोडॉक्स होना हमेशा बुरा नहीं होता। ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो बेसिक मेथड्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि लड़कियों को देर रात घर से नहीं निकलना चाहिए, तो इसमें सब कुछ बुरा भी नहीं है। लड़कियों को ज्यादा देर लेट नाइट निकलना उनके लिए खतरनाक है,
तो ये ऑर्थोडॉक्स फीलिंग नहीं है। और दूसरी बात, हम कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ऑर्थोडॉक्स तरीके से खेलता था या जावेद मियांदाद ऑर्थोडॉक्स खेलते, वो अच्छे प्लेयर थे, स्टेट बैट से खेलते थे। अब डिविलियर अगर 360 डिग्री खेलता है, वो ऑर्थोडॉक्स प्लेयर नहीं है, तो वो आइकोनोक्लास्ट क्रिकेटर है। तो ऑर्थोडॉक्स होना हमेशा बुरा नहीं होता। तो ऑर्थोडॉक्स का उल्टा हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, जो इंसान अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो आर डेविड वाज एन आइकोनोक्लास्ट पर्सन एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न्ड। अब ये क्या है, आर डेविड को कॉम्प्लीमेंट किया गया है, पास्ट में किया गया है। आर डेविड सब्जेक्ट वाज ऑक्सिलरी वर्ब, an iconoclast person as far as my knowledge is concerned, सारे का सारा कॉम्प्लीमेंट है। एक यूनिक व्यक्ति थे, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे ज्ञान है, वो एक यूनिक पर्सन थे। कौन थे? आर डेविड। आर डेविड क्या थे? यूनिक पर्सन थे, जहां तक मेरी नॉलेज है। और जहां तक मेरी नॉलेज है वहां तक आर डेविड एक यूनिक पर्सन थे। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट किया गया है, पास्ट में कॉम्प्लीमेंट किया गया है। आर डेविड को कॉम्प्लीमेंट है एन आइकोनोक्लास्ट पर्सन एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न। तो ये नहीं है क्या ही इज माय सन, शी इज ए गुड गर्ल, ऐसे ही सेंटेंस बोलते नहीं। आप जितने मर्जी अच्छे सेंटेंस लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस है कौन सा। वो स्टूडेंट जो है जिसे अपना लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप सोच लीजिए, जिसको ये पता है कि मैं जो लिख रहा हूं मेरा एक, अभी आप लिख रहे हैं शी इज ए नाइस गर्ल, ठीक है। तो अभी हमने एडजेक्टिव नहीं किए, वो हम आगे करेंगे, लेकिन मैं आपको बता, ये सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये इंट्रोडक्टरी आर्टिकल हो गया, इंट्रोडक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया है शी को, नाइस एडजेक्टिव हो गया, गर्ल नाउन हो गया, ए नाइस गर्ल पूरा कॉम्प्लीमेंट हो गया, शी इज ए नाइस गर्ल, तो शी सब्जेक्ट, इज ऑक्सिलरी वर्ब, ए नाइस गर्ल कॉम्प्लीमेंट। अगर ये नाइस गर्ल को तोड़ना है तो वो भी मैंने आपके लिए तोड़ दिया है। लेकिन अगर आपको हर एक लिखी हुई चीज आती है कि मैंने जो लिखा है, पहली बात ये सेंटेंस कौन सा है, आप कहेंगे सर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद शी क्या है, सब्जेक्ट है, इस क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ए क्या है, इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है, नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब आपकी कमांड इंग्लिश पर बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब आप जो लिखते हैं आपको अकेली चीज के बारे में पता है, और यही एक प्लस पॉइंट है जो मैं आपको दूंगा। और इस तरह के मेरी तरफ से मैं आपको 25 मिनिमम टाइप्स के सेंटेंस सिखाऊंगा। उन सेंटेंसेस में आप सोच लीजिए कि राइटिंग और बोलते वक्त अगर एक सेंटेंस की दोबारा टर्न 26th टाइम आती है तो एग्जामिनर अगर हैरान नहीं होगा तो क्या होगा कि स्टूडेंट के पास कितनी वास्ट नॉलेज है सेंटेंस फॉर्मेशन की। अभी मैं वोकैबुलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्बल फ्रेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी कभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट है जो अगर आप ये समझ रहे हैं, इस लेसन को ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस पहला पिलर है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और कुछ भी ना समझ आए वो भी आप वहां पर लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चैनल को मेरे को जो भी है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए और इन टच रहिए। मैं आपको ये प्रेशराइज नहीं कर सकता हूँ, आपको लगता है मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ तो मत कीजिए, लेकिन
मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैं आपको एक एक्सेप्शनल इंग्लिश राइटर, स्पीकर, लिसनर और रीडर बना के ही छोड़ूंगा अगर आपने मेरा साथ दिया तो। थैंक यू वेरी मच।